माय कल्टिवेटेड गर्लफ्रेंड की फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपनी ताकत से छत का ताला तोड़ने की कोशिश करती है। लड़की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके छत का ताला तोड़ देती है। ताकत के इस्तेमाल की वजह से बिल्डिंग की लाइट चली जाती। सीन चेंज होता है और दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर ली बोलते हैं फिर से लाइट कट गई। मिस्टर ली जियोंग को बोलते हैं जाकर लाइट चेक कर। जियोंग बोलता है कि मैं अभी सोया था। मिस्टर ली बोलते हैं बकवास मत करो, तुम यहाँ पर नए हो। जियोंग बोलता है ओके मिस्टर ली, मैं ही गलत हूँ, मैं ही जाता हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसे ही रहा तो तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। जियोंग बोलता है कितने कमीने हैं मिस्टर ली, पहले ही दिन मुझसे ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, खैर मैं भी क्या कर सकता हूँ। जियोंग छत पर जाता है और देखता है कि छत का दरवाजा खुला है और सोचता है कहीं चोर तो नहीं। जियोंग हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और बोलता है कौन है यहाँ पर। जियोंग देखता है कि एक लड़की हवा में होती है। जियोंग की आवाज से लड़की नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। जियोंग बोलता है अब मैं क्या करूँ, इस हादसे को अनदेखा कर दूं और वहाँ से जाने की कोशिश करता है। जियोंग बोलता है टीवी में फर्स्ट एड ऐसे ही देते हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। फिर सोचता है मैं एक जेंटलमैन हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी बेहोश लड़की का फायदा नहीं उठा सकता। खैर छोड़ो, लड़की की जान बचाना जरूरी है और वो बेहोश लड़की को किस कर लेता है। लड़की सोचती है कि मैं तो ट्यूबलेशन से गुजर रही थी तभी किसी ने मुझे टोक दिया। मॉम रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए मॉम। होश में आते ही लड़की को तेज से धक्का मारती है और गुस्से से देखती। जियोंग बोलता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना पहला कीमती किस खोया है। बोलता है जिस थाली में खाया हो उसी में छेद कर रही हो। लड़की बहुत गुस्से में होती है और बोलती है तुम्हारा पहला किस, क्या मेरा पहला किस जरूरी नहीं है। जियोंग बोलता है हम दोनों एक जैसे हैं, किसी का किसी पर कोई कर्जा नहीं है। लड़की उसके एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। चलते चलते लड़की सोचती है कि मैं इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हूँ, अच्छा हुआ उसने ट्यूबलेशन नहीं देख। कल्टिवेटिव की दुनिया में जंगली कानून चलते हैं, यहाँ आम इंसान को मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अचानक से लड़की देखती है कि उसकी पावर्स कम होने लगती है और वो बोलती है कि अगर मैं ट्यूबलेशन में असफल रही तो कल्टिवेटिव का लेवल इतना कम नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। जियोंग का सीन दिखाया जाता है, उसे अचानक से बहुत गर्मी लगने लगती है। सुबह का सीन दिखाया जाता है और जियोंग बोलता है कि मुझे पहले से बेहतर महसूस हो रहा है, मुझे पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है। तभी वहाँ से मुझे गुजरती है और जियोंग बोलता है कि ये लड़ाकू लड़की। मुझे वहाँ से जा रही होती है तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसे फूल देता है। मुझे उसे देखती भी नहीं और आगे चली जाती है। जियोंग ये सब देखता है और बोलता है कि इस लड़ाकू लड़की के भी फॉलोवर्स हैं। अचानक से आसमान में एक आकाशवाणी होती है, उसमें एक लड़का बोलता है कि एक और नया कल्टिवेटिव, चलो इसकी ताकत को आजमाते। दूसरा लड़का मुझे को बोलता है कि आज मैंने मूवी की 2 टिकटें बुक करी है, तुम मूवी देखने मेरे साथ चलोगी क्या। मुझे बोलती है मैं मूवी तो देखना चाहती हूँ लेकिन आज मेरी क्लास है। जियोंग कहता है ये कैसी घटिया मूवी है, कौन देखेगा ऐसी बेकार मूवी। जियोंग की पावर चेक करने के लिए लड़की के ऊपर बोर्ड गिरा देते हैं। जियोंग ये सब देखता है और बोलता है कि हर जॉब बोर्ड गिरने वाला है। लड़की कॉल पर बिजी होती है और वह सुन नहीं पाती। जियोंग भागता है और लड़की को बचा लेता है। ये सब मुझे भी देख रही होती है और थोड़ा हैरान हो जाती है। जियोंग लड़की को बचाने के चक्कर में बेहोश हो जाता है। जियोंग होश में आता है और बोलता है मैं कहाँ हूँ, मुझे उसके सामने होती है। जियोंग बोलता है ये तो वही लड़ाकू लड़की है। मुझे धीरे धीरे जियोंग की तरफ बढ़ती है और बोलती है डार्लिंग कहाँ से शुरू करना है। जियोंग बोलता है पागल लड़की तुम ठीक हो ना। मुझे अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। जियोंग बोलता है रुक जाओ, क्या हम बात कर सकते हैं, प्लीज तुम कपड़े पहन लो। मुझे बोलती है जो मैंने मूवी से सेक्सी स्किल सीखी थी वो तो असफल हुई। जियोंग बोलता है जल्दी कपड़े पहनो, तुम करना क्या चाहती थी। मुझे बोलती है कि मुझे मेरी चीज वापस दे दो। जियोंग बोलता है मैंने तो तुमसे कोई चीज नहीं ली है, मैं तो एक नॉर्मल सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे बोलती है तुम्हें याद है तुमने उस लड़की को कैसे बचाया है। जियोंग बोलता है रुको, क्या वो लड़की ठीक है। मुझे बोलती है हाँ वो लड़की ठीक है, तुमने मेरी पावर का यूज करके लड़की को बचाया है। जियोंग बोलता है कुछ भी मत बोलो, मैंने तुम्हारी पावर यूज नहीं की है। मुझे अपनी पावर का यूज करने लगती है और जियोंग को बताती है कि वह एक हिडन कल्टिवेटिव है। जियोंग ये सब देखकर हैरान हो जाता है। मुझे बोलती है कि तुम्हें अब मेरा राज पता चल गया है, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ या तो तुम मेरे साथ कल्टिवेटिव का काम करो और इमोर्टल बन जाओ। एपिसोड 1 तो खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है रात का समय होता है। मुजी और जियोंग बातें कर रहे होते हैं। जियोंग बोलता है कि मैंने ऐसा होटल कभी नहीं देखा और ना मैं कभी मैंने ध्यान से नहीं देखा, ये रात इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मुजी बोलती है तुम ऊपर की सतह देख रहे हो और ज्यादातर भाग अंधेरे से भरा हुआ है। जियोंग बोलता है क्या तुम जानती हो उन अंधेरी जगहों पर क्या हो रहा है। मुजी बोलती है नहीं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करना, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जियोंग बोलता है ये रोशनी भरा भाग देखना ही काफी है। मुजी बोलती है तुम बहुत बेवकूफ हो। जियोंग बोलता है मैं जानता हूँ कि दुनिया में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा
का अंधेरा है। उन जगहों पर लोग मरने के लिए मजबूर हो रहे होंगे और हताश हो रहे होंगे। मुझे अगर कल्टीवेशन से ताकत मिलती है तो मैं लोगों की मदद करूँ। मुझी बोलती है ये इतना आसान नहीं होगा और वो दोनों टाउन पर पहुँच जाते हैं। योंग पूछता है कि यहाँ पर हम ट्रेनिंग करने आए हैं और मुझे क्या करना होगा। मुझी बोलती है तुम धीरे धीरे ताकतवर बनना चाहते हो या नहीं, जल्दी बोलो। और मुझी से पूछता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ना। योंग बोलता है हाँ बिल्कुल। तो मुझी बोलती है कूद जाओ और बोलती है कि मौत की कगार पर होने से लोगों के अंदर की छिपी हुई ताकत बाहर आ जाती है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी ताकत ऐसे ही रह जाएगी। योंग बोलता है अगर मैं सच में मर गया तो क्या होगा। मुझी बोलती है कि न्यूज में खबर होगी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। वैसे भी तुम बहुत भोले हो, अगर तुमने अपनी ताकत नहीं जगाई तो तुम्हें किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथों से आज नहीं तो कल मरना ही होगा। अच्छा होगा कि तुम खुद कोशिश करो। योंग बोलता है ये लड़की मुझसे बदला ले रही है। योंग कूदने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं मरना नहीं चाहता। मुझी बोलती है तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है, फिर मिलेंगे, और योंग को धक्का दे देती है। योंग नीचे गिरते हुए बोलता है कि मुझे मेरी पावर का इस्तेमाल करना होगा जैसे मैंने उस लड़की को बचाने के लिए किया था। योंग अपनी पावर को जगाने के लिए बहुत कोशिश करता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी पावर नहीं जगा पाता। इस बार तो मैं सच में मरने वाला हूँ। क्या करूँ मैं, कैसे बचाऊँ खुद को, मेरी तो पावर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ मैं। योंग देखता है कि मुझी उसे बचाने के लिए ऊपर से कूद जाती है और बोलता है तुम। मुझी बोलती है हम दोनों अब साथ में मरेंगे। योंग और मुझी नीचे गिर ही रही होते हैं, तभी योंग की पावर जाग जाती है। योंग और मुझी बच जाते हैं। योंग बोलता है कि अब मुझे प्लेन की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही उड़ सकते हैं। मुझी बोलती है हर चीज की एक कीमत होती है, ज्यादा खुश मत हो। योंग बोलता है कीमत चुकानी होती है। मुझी बोलती है मॉडर्न कल्टीवेटर की दुनिया में एक जंगल की तरह होती है जहाँ साधनों की कमी होती है। सारे कल्टीवेटर उस जंगल में छिपे होते हैं ताकि एक संतुलन बना रहे, किसी को किसी का पता न चले कि कौन कहाँ पर छिपा हुआ है। अगर किसी दिन किसी कल्टीवेटर ने आग जलाकर पूरे जंगल को रोशन कर दिया तो सारे कल्टीवेटर बाहर आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे। योंग बोलता है कुछ नहीं, बाहर आकर वो आग सेकेंगे। मुझी बोलती है नामुमकिन, वो बेवकूफ इससे भी ज्यादा बेवकूफ भरी हरकतें करेंगे जिससे खुद को भी हानि होगी और साधनों को भी बर्बाद कर देंगे, उसकी भी जान ले लेंगे जब वो कमजोर होगा और उसी वक्त उसे मार देंगे। अगर तुम दुनिया के सामने खुद को लेकर आए तो मेरी जगह यहाँ पर कोई और होगा। सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि कल्टीवेटर का मास्टर बोलता है कि एक और स्प्लिट एनर्जी आधे दिन में ही ऊंचे लेवल तक पहुंच गया। वो रूह को बोलते हैं कि तुम धरती पे जाओ और देखो कि वो कल्टीवेटर कौन है। रूह बोलती है आप आदेश दो, मैं उस पावर के मालिक को ढूंढूं। मास्टर बोलते हैं तुम इंसानों की दुनिया में जाओ और उस कल्टीवेटर को ढूंढो, उसकी ताकत को आजमाओ और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें ना देखे। अगर वो कमजोर कल्टीवेटर हो तो उसे उसी वक्त मार देना। सुबह का सीन दिखाया जाता है। मुझी और योंग जा ही रहे होते तभी उसके सीनियर वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं मुझी तुम आ गए। मुझी बोलती है सीनियर तुम पूरे दिन से मेरा इंतजार कर रहे थे। सीनियर बोलता है लड़कियों का इंतजार करना तो लड़कों का धर्म होता है, वैसे वो मुझी बोलती है मुझे माफ करना सीनियर, हम अभी होटल से आए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। सीनियर बोलते हैं होटल, मुझी तुम इस बंदे के साथ सोई थी और थक भी गई। सीनियर को गुस्सा आता है और सीनियर योंग को मारने लगता है। तभी मुझी सीनियर के एक थप्पड़ मारती है और बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड को सिर्फ मैं ही मार सकती हूँ, दफा हो जा, और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है योंग और मुझी एक कैफे में बैठे होते हैं। मुझी बोलती है तुम अभी ये पुराना फोन इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें तो टेलीग्राम भी नहीं होता। योंग बोलता है मैसेज के लिए तो काफी है। मुझी बोलती है अच्छा, और उसको न्यू फोन देती है, बोलती है कि तुम इसमें टेलीग्राम डाल लो और ऑनलाइन रहना। योंग बोलता है ये तो लव फोन है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझी मैं क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। मुझी बोलती है कौन सा सवाल। योंग बोलता है कि जो कमजोर कल्टीवेटर होते हैं वो छुपे होते हैं और ताकतवर उनकी जान ले लेते हैं। तुम भी तो कल्टीवेटर की दुनिया से हो, उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं मारा। मुझी बोलती है क्योंकि तुमने मेरी ज्यादातर स्प्लिट एनर्जी सोख ली है। अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो मेरी स्प्लिट एनर्जी लुप्त हो जाएगी। मेरे परिवार की खास तकनीक के द्वारा हमारी स्प्लिट एनर्जी का लेना देना हो सकता है, वरना मैं तुम्हारे साथ कल्टीवेट नहीं करती। वहाँ से जाने लगती है। तभी योंग बोलता है कि रुको मेरा एक और सवाल है। मुझी बोलती है कितने सवाल है तुम्हारे पास। योंग मुझी के पास जाता है और बोलता है कि आज रात हम कल्टीवेट कर सकते हैं। मुझी बोलती है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, चलो बाद में मिलेंगे, और वहाँ से जाने लगता है। मुझी आती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि क्या हम नई शुरुआत कर सकते हैं। है कि मुझी ने कहा था ये दुनिया बहुत खूंखार है, लेकिन मैं जब भी उसके साथ होता हूँ बहुत सुरक्षित महसूस करता हूँ। रात के सीन में दिखाया जाता है रूह इंसानों की दुनिया में आ जाती है और बोलती है कि इंसानों का खून कितना मीठा होता है। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है रूह इंसानों की दुनिया में आ जाती है और उस लड़के को ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसे वो लड़का नहीं मिलता। उसे एक आइडिया आता है और वो अपना स्मार्टफोन निकालती है, उसमें वो अपनी सेक्सी सी फोटो पोस्ट कर देती है। उसे देखकर बहुत सारे आदमी उसके पास आ जाते हैं। वो सब आदमियों को चेक करती है, उसमें से किसी के पास भी स्प्लिट एनर्जी नहीं निकलती। वो उन आदमियों को पीट देती है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है कहीं वो गे तो नहीं और मेरा ये तरीका काम नहीं आया, मुझे अपने तरीके को बदलना होगा, लेकिन अभी तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। सीन चेंज होता है। मिस्टर ली और योंग का सीन दिखाया जाता है। योंग मुझी से बातें कर रहा होता है, तभी देखता है कि मिस्टर ली कंप्यूटर में देखकर हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो क्यूट बॉय बोलते बोलते वो बाहर चले जाते हैं। योंग बोलता है कि कहीं इन्हें किसी ने वश में तो नहीं कर लिया, वन नाइट स्टैंड के चक्कर में किडनैप करके इनकी किडनी ना निकाल। मिस्टर ली बोलते हैं मुझे पार्क जाना होगा।
वो भी उनके पीछे चला जाता है। अगर आप आगे के पार्ट की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वो पार्क में पहुंच जाते हैं और यू को देखकर क्यूट बॉय बोलने लगते हैं। यू उन्हें चेक करती है, उनमें भी उसे स्प्लिट एनर्जी नहीं मिलती और वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर ली उसे पीछे से टच करते हैं। रू को गुस्सा आता है और वो मिस्टर ली को मुक्का मार देती है। ये सब योंग देख रहा होता है। मिस्टर ली नीचे गिरने ही वाले होते हैं। योंग उसे बचा लेता है। रू बोलती है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम कितने क्यूट हो। योंग बोलता है मिस्टर ली आप क्या कर रहे हो, मुझे छोड़। मिस्टर ली योंग का पीछा नहीं छोड़ते और बोलते हैं कि तुम कितने क्यूट हो, तुम मेरे लिए ही आए हो। योंग बोलता है मिस्टर ली होश में आओ, तुम मुझसे दूर हो जाओ। रू मिस्टर ली को अपने वश से आजाद कर देती है। मिस्टर ली होश में आने के बाद बोलते हैं यू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। योंग बोलता है नहीं मिस्टर ली आप गलत समझ रहे हो। मिस्टर ली बोलते हैं कि योंग तुम बहुत क्यूट हो और तुमने बोला था कि तुम एक क्यूट लड़के से मिलने जा रहे हो। योंग बोलता है कि वो मेरे पीछे खड़ा है। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं। मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, मुझे खुलकर बता दो, छिपाओ मत मुझसे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं कि वो शर्मा गया है, वो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। योंग बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मिस्टर ली की ये बातें सुन के योंग वहाँ से भाग जाता। योंग बोलता है कि आजकल खूबसूरत लड़के सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि ओल्ड मिस्टर ली भी मुझे पसंद करते हैं। मुझे छत पर जाकर मुदी से मिलना होगा। रू योंग को भी वश में कर लेती। रू खुद को रानी समझने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे हो, कितने प्यारे हो मेरी योंग। और योंग उसके वश में आकर छत पर आ जाता है। रू बोलती है कि ये छत कितनी प्यारी है। योंग बोलता है कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी, तुम कितनी प्यारी हो। मैंने अपनी जिंदगी का एक खास फैसला किया। यू को प्रपोज करके उसे किस करने की कोशिश करता है। यू गुस्से में उसे मुक्का मार देती है और बोलती है कि तुम कितनी घिनौनी बातें करते हो, मुझसे दूर रहो। और वो अपने वश से उसे आजाद कर देती। योंग वश से बाहर आने के बाद बोलता है मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो, तुम यहाँ छत पर क्या कर रही हो और तुमने मेरे साथ क्या किया है। रू बोलती है कि तुमने थोड़ी देर पहले मुझे प्रपोज किया था। योंग बोलता है तुम क्या बोल रही हो, अगर ये मुदी को पता चला तो वो मुझे जान से मार देगी। रू बोलती है तुम्हारे जैसे का तो मर जाना ही अच्छा। रू योंग को मारने लगती है। योंग बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम एक कल्टीवेटर हो, मुझे मुझी ने बताया था कि पुराने कल्टीवेटर नए कल्टीवेटर का शिकार करते हैं। योंग खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। रू उसे पकड़ने की कोशिश करती है और योंग की पैंट उसके हाथ में आ जाती है। रू बोलती है तुम कितने गंदे इंसान हो, खुद को बचाने के लिए तुमने अपनी पैंट निकाल दी। योंग बोलता है कि ये मैंने नहीं किया, तुमने ही मेरी पैंट निकाली है। रू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो योंग को मारने लगती है। तभी वहाँ पर मुजी आ जाती है और बोलती है तुम्हारी पैंट कहाँ है। योंग बोलता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुजी बोलती है मुझे बाद में समझाना, पहले तुम अपनी पैंट पहन लो। रू बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने थोड़ी देर पहले मुझे प्रपोज किया था। मुजी योंग की तरफ देखती है और बोलती है प्रपोज। रू बोलती है अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। योंग बोलता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे बोलती है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने घुटनों पर बैठ जाओ, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले तुम्हारी प्रेमिका से निपट लो। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है योंग सोचता है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। आज मेरे साथ एक अद्भुत चीज हुई। सजा के तौर पर पिछले 10 मिनट से मुझे घुटनों पर बिठाया गया है। ये बिल्कुल सरप्राइज नहीं है, 2 हॉट लड़कियां मेरे लिए लड़ाई कर रही हैं, इसी तुम कैट फाइट भी बोल सकते हो। लड़कियां गुस्से में बोलती हैं क्या कहा तुमने, कोई भी तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहा है, क्या तुम फिर से कह सकते हो। योंग बोलता है लेडीज मैं तो मजाक कर रहा था। लड़कियां बोलती हैं चुप रहो कमीने, और दोनों मिलकर मुक्का मार देती हैं। उसी योंग से बोलती है कि अब हम टेलीपैथ के द्वारा बातें करेंगे। रू बोलती है एक फाउंडेशन संगठन की शुरुआती स्टेज पे है और दूसरा कंडेंसेशन माइंड स्टेज पर है। इतने लो लेवल के कल्टीवेटर होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के सामने स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने की। मुझे बोलती है कि ये पहले ही महसूस कर चुकी है। रू उन दोनों को मारने के लिए अपना वेपन निकालती है। अगर आपको आगे के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मुझे योंग से बोलती है कि मैंने जो तुम्हें बताया था तुम्हें वो याद है। योंग उसकी बातों को सोचने लगता है। कल्टीवेशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं जैसे QI कंडीशन, फाउंडेशन संगठन, कोर ऑफ फॉर्मेशन, नासेंट, सोल्व, इमोर्टल, एक्सेंस और भी अलग अलग कल्टीवेशन होते हैं। हर लेवल की 4 स्टेज होती है, ईयरली स्टेज, मिडिल स्टेज, लास्ट स्टेज और पीक स्टेज। हर स्टेज में जमीन आसमान का फर्क होता है। ताकत में और अंतर को मिटाने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं होता। तुम किस्मत वाले हो जो हाई लेवल के कल्टीवेटर के वार से भी बच। रू बोलती है लगता है तुम दोनों अपनी मेंटल थेरेपी का यूज करके बातें कर रहे हो। जी बोलती है ये तो फाउंडेशन संगठन की स्टेज पर है, हम दोनों इसे मिलकर रोक नहीं पाएंगे। और रू और मुदी के बीच में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। मुदी के वार से रू गिर जाती है। मुदी योंग को बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। योंग बोलता है कि तुम इसे संभाल तो लोगी।
मुझी बोलती है हाँ मैं संभाल लूंगी, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। रू मुझी को बोलती है कि मरते वक्त भी तुम दोनों के पास बकवास करने का टाइम है, और मुझी को बोलती है कि अब देखते हैं तुम दोनों में कितना प्यार है, और वो मुझी पर वार कर देती है और बोलती है कि जितना तुम दोनों में प्यार होगा मारने में उतना ही मजा आएगा। वो हिम्मत नहीं हारती, रू के वार को बार बार रोकती है और सोचती है कि योग यहाँ से बचकर चला गया। सोचता है कि उन दोनों के लेवल में तो बहुत अंतर है, फिर वो रू के वार से कैसे बच पाएगी। सीन चेंज होता है और मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर के हाथों से खून बह रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, ये तो बहुत अद्भुत चीज है, रू तो मेरी कीमती डिसेबल है, और सोचता है कि इस मिशन के खत्म होने के बाद में मैं उसे ताजा खून चखवाऊंगा। कोर फॉर्मेशन की स्टेज पर मैं पहुंचने वाला हूँ। वो खून को चखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रू और मुझी का सीन दिखाया जाता है। सोचती है कि मैं इससे ज्यादा देर नहीं लड़ पाऊंगी, मेरा लेवल भी कम है, और वो नीचे गिर जाती है। रू उसके पास आती है और बोलती है कि तुम कम लेवल के कल्टीवेटर मुझसे फाइट करोगे, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, उससे नफरत करो। बोलती है कि वो कमीना तुम्हें यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ गया। मुझी बोलती है मैं उससे नफरत नहीं कर सकती। रू बोलती है कि तुम उसके टुकड़े टुकड़े करोगी या नहीं। मुझी बोलती है कि तुम जैसे लोग नहीं समझ पाओगे। रू को गुस्सा आ जाता है, वो मुझी पर वार करती है। मुझी बोलती है ये मेरा अंत है। तभी वहाँ पर योंग आ जाता है और वो रू के वार को अपने ऊपर ले लेता है। मुझी बोलती है बारिश हो रही है कि वो आंखें खोलकर ऊपर योंग का खून उसके ऊपर गिरता है। योंग मुझी के कंधे पर गिरता है। मुझी बोलती है तुम यहाँ वापस लौट कर क्यों आए। योंग बोलता है कि मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, तुम्हारा लेवल भी कम था, तुम इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ दूंगा। मुझी अपनी पुरानी यादों में चली जाती है, जहाँ उसकी मम्मी उसे बताती है कि जिस भी आदमी से तुम शादी करोगी वो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे, और जब तुम्हें कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो वो सामने खड़े होकर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा ख्याल बहुत ज्यादा अच्छे से रखेगा, बिल्कुल इस पेड़ की तरह। योंग बोलता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझी बोलती है कि मेरी सारी खुशियाँ तो तुमसे ही है। तभी रू को गुस्सा आ जाता है और वो योंग को लात मारकर दोनों को अलग कर देती है। मुझी योंग के पास आती है और बोलती है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज तुम मरना मत। तभी वहाँ पर रू आती है और बोलती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर पहुँचा दूँ। सीन चेंज होता है, योंग एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जो बोलता है कि लगता है दोस्त तुम यहाँ गलती से आ गए हो और जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हो। योंग बोलता है मिस्टर क्या आप नेदरवर्ल्ड या ऑक्साइड के फोर्स हेड हो। वो लड़का बोलता है कि मैं ली जुआन जी। योंग बोलता है योंगजुएन तुम बहुत क्यूट हो। लिजुआन बोलता है कि हम दोनों का मिलना एक किस्मत का खेल हो सकता है, और वो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती। योंग उसकी तलवार देखकर डर जाता है और बोलता है कि आपके हाथ में जो वो हथियार है वो डार्क स्काई है। लिजुआन बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम इस तलवार को जानते हो, तुम्हारी तो स्पिरिट एनर्जी भी मेरी जैसी ही है। बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो ली क्लैन का खून भी नहीं है, लगता है तुम मेरे किसी वंशज के कल्टीवेटर के पार्टनर हो। योंग बोलता है मुझे मुझी ने बताया था कि उनके पूर्वजों ने आसमान को काट कर डार्क स्काई नाम का हथियार बनाया था। सोचता है कि शायद ये वही हथियार है, मुझे मुझी के नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। और योंग बोलता है कि मिस्टर ली मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं मुझी का हस्बैंड हूँ। लिजुआन बोलता है कि तुम ली मुझी के पार्टनर हो, मुझे तो लगा ही था तुम मेरे वंशज के कल्टीवेटर पार्टनर हो। और बोलता है कि बहुत खूब, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। योंग बोलता है कि ये सच में उसके पूर्वज है, इन दोनों का इंट्रोड्यूस करने का तरीका भी एक जैसा है। लिजुआन योंग को त्यान मोती देता है और उसे बताता है कि इसमें पूरी 3 लेयर्स है, और उसे बताता है कि ये मुझे आज से कुछ साल पहले मिला था, मैंने इन बीट्स में कुछ ऐसा डाला है जो तुम्हारी मदद करेगा। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है, मैं तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन तुम एक बात याद रखना, तुम वापस जाने के बाद में 1 मिनट तक ही टिक पाओगे। लिजुआन वहाँ से चले जाते हैं। योंग बोलता है कि मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। लिजुआन बोलता है कि तुम वापस जाने के बाद में तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिल जाएगी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। योंग बोलता है कि मेरा ये सवाल था कि मैं इन बीट्स का कैसे इस्तेमाल करूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मुझी का सीन दिखाया जाता है, मुझी योंग को याद कर रही होती है, तभी एक पावर आती और उस पावर से योंग निकलता है और मुझी को बचा लेता है। एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है योंग मुझी की जान बचा लेता है। रू ये सब देखकर बोलती है कि इसकी स्प्लिट पावर कैसे बढ़ रही है, इसका तो फाउंडेशन कोर भी बढ़ता ही जा रहा है, इस लेवल के साथ मैं इससे नहीं लड़ सकती, इस तरह तो मैं इससे मारी जाऊंगी, क्या इसकी पावर मेरे मास्टर से भी ज्यादा। रू योंग को मारने के लिए अपनी तलवार निकालती है और योंग पर वार करती है। योंग की पावर के सामने रू की तलवार टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है, और अब मेरी मैजिक तलवार भी टूट चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब मेरे पास कोई उम्मीद बची है। और वो नीचे गिरने की कोशिश करती है, मुझे उसे नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और नीचे गिर जाती।
गिरते हुए सोचती है कि मैं अपनी किस्मत को काबू नहीं कर सकती, शायद मैंने अपने मरने का तरीका चुन लिया। रू आंखें खोलकर देखती है तो वो योंग की बाहों में होती है और योंग बोलता है कि तुम एक लड़ाई हारी हो, तुम भाग भी सकती हो, ये इतना भी नामुमकिन नहीं। और योंग उसे अपनी पावर से ऊपर लेकर आ जाता है। रू बोलती है कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान इस दुनिया की निर्दयता को कैसे समझे। वहाँ से चली जाती है। मोजी बोलती है कि उसे जाने दो, सबके अपने राज होते हैं। और वो योंग का कान पकड़कर बोलती है कि बताओ तुम्हारे पास ये पावर्स कहाँ से, और बोलती है कि बताओ वो पावर क्या थी। योंग बोलता है कि दरअसल मेरा हमेशा से ही एक हीरो बनने का सपना था और मैं एक बड़ा ही कूल हीरो बनना चाहता था। ये सुनकर मोजी को गुस्सा आ जाता है और वो योंग को मुक्का मार देती है और बोलती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो या नहीं। मोजी योंग का कॉलर पकड़कर बोलती है कि हम कहीं चलते हैं। योंग बोलता है कहाँ, आधी रात हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा थक भी गया हूँ। मोजी बोलती है रूम का सीन दिखाया जाता है। मोजी दरवाजे के पास खड़ी होती है और बोलती है कि अब बताओ तुम्हारी स्प्लिट पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। योंग बोलता है स्प्लिट पावर याद आया, मैंने उस टाइम भगवान से प्रार्थना की और मैंने मन में भगवान से बोला कि वो मुझे और ज्यादा ताकतवर बना दे और वो तभी वहाँ पर प्रकट हो गए। ये सब सुनकर मोजी बोलती है कि अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ कि तुम्हारी और मेरी पावर को ऑब्जर्व करने का एक रहस्य है। योंग बोलता है कि मैं नहीं जानता, तुम देखो मेरा चेहरा, मैं कितना भोला भाला। मोजी योंग की तरफ हंसते हुए बढ़ती है और बोलती है कि मुझे कुछ खास कदम उठाने पड़ेंगे। मोजी योंग को बेड पर धक्का दे देती है और उसके दोनों हाथ बांध देती है और उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। योंग बोलता है तुम क्या कर रही हो। मोजी बोलती है कि ये ली फैमिली का को कल्टीवेशन करने का एक अलग मेथड, और वो योंग को किस कर देती है और बोलती है कि इसके इस्तेमाल से यिंग और यांग का मिलाप होता है। और बोलती है कि स्प्लिट पावर एक चक्कर की तरह हमारे शरीर में बिना रुके प्रवेश करती रहे। उसके बाद हम शुरू करते हैं। योंग बोलता है कि ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। हमारी स्प्लिट एनर्जी एक होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है मानो जैसे ढलते हुए सूरज की रोशनी मुझ में ही आ गिरी हो। ये काफी सुहाना और आरामदायक है। हम दोनों के सारे राज एक दूसरे के सामने आ चुके। ऐसा लग रहा है कि उसके मन की गहराइयों में छुपी हुई यादों को भी देख सकता हूँ। योंग मोजी की यादों में पहुंच जाता है और यादों में पहुंचने के बाद वो बोलता है कि मोजी कहाँ है, लेकिन उसे मोजी नहीं दिखाई देती। उसे वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे के पास जाता है और बोलता है कि इस दरवाजे पे ताला क्यों है, और वो ताले को टच करता है और वो उसकी यादों के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखाई। मोजी भी योंग की मन की गहराइयों में जाने की कोशिश करती है और बोलती है कि मुझे बस इसके थोड़े ही नजदीक, और वो बोलती है कि मैं अपनी स्प्लिट एनर्जी के द्वारा उसके सारे राज जान लूं। मोजी योंग की मन की गहराइयों के पास पहुंचती है और बोलती है कि मैं तो इसे हिला भी नहीं पा रही, और वो देखती है और बोलती है कि उसके पास वेपन है, वो जिंदा है। और मुझे एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहाँ उसे खून दिखाई देता है और उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास तलवार होती है। मुझे सोचती है कि हम तो बहुत पहले ही एक हो गए थे। दूसरी ओर योंग का सीन दिखाया जाता है। योंग ऐसी जगह होता है जहाँ आग लग रही होती है। एकदम से उसकी आँख खुलती है और वो बोलता है कि मोजी कहाँ है, और वो अपने आसपास देखता है, सब लोग आग में जल रहे होते। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो बोलती है कि मुझे बचाओ। योंग भाग कर जाता है और बोलता है कि मैं आ रहा हूँ मोजी तुम्हें बचाने के लिए। और योंग वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है और वो उसे देखकर बोलता है कि ये कौन है। तभी एक लड़की बोलती है कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। वो लड़का बोलता है कि ब्लैक स्काई कहाँ। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। मोजी रो रही होती है। योंग बोलता है कि ये तुम्हारा प्रेजेंट था, बड़ा ही दुख से भरा हुआ, और बोलता है कि अब सब ठीक होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योंग उठकर अपने कपड़े पहन लेता है। मोजी बोलती है कि ली फैमिली में पूरे 33 लोग मेरे अलावा सब उस दिन उसके हाथों से मारे गए। सब हमारे फैमिली ट्रीजर ब्लैक स्काई के वजह से हुआ है। और बोलती है कि मुझे यकीन है जब तक मेरे पास ये ब्लैक स्काई है मेरी उससे किसी दिन मुलाकात जरूर होगी। और बोलती है कि मेरी माँ और बाकी रिश्तेदार जो उसके हाथों मारे गए हैं, मैं मोजी उनकी कसम खाती हूँ कि उसका खून उनकी कब्र पर चढ़ा। योंग बोलता है कि उसका लेवल क्या है, क्या हम दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते। मोजी बोलती है सबसे ऊंचे कल्टीवेटर उस क्लैन के मुखिया का है, नेसेट सोल के ईयरली स्टेज पर होगा, और उसके बाद 6 एल्डर हैं जिनके लेवल इंडिपेंडेंट सोल जैसे। और बोलती है कि हम उसका एक बार भी सहन नहीं कर पाएंगे, अगर उससे हम अभी मिले तो मर जाएंगे। योंग बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो मोजी के पास मोजी का हाथ पकड़कर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार हम दोनों को कल्टीवेशन कपल जो। और ये सुनकर मोजी योंग के गाल पर किस करती है। योंग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि जब मैंने उसी किस को महसूस किया तब काफी देर हो चुकी थी। मैं चाहता हूँ कि काश ये समय इसी पल रुक जाए। मोजी योंग के करीब आती है और बोलती है कि आज मेरी रक्षा करने के लिए तुम्हारा इनाम है। योंग बोलता है कि मुझे मेरी स्प्लिट पावर के बारे में बात करनी है। तभी मोजी उसके होठों पर हाथ रख देती है और बोलती है कि तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। और सोचती है कि मैं तुम्हारे मन के राज को नहीं जान पाई, लेकिन काफी समय के बाद कोई है जो मुझे अपना सा लगा, जो मैंने काफी समय से महसूस नहीं किया। और योंग को बोलती है कि काफी रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, तुम घर वापस चले जाओ। योंग बोलता है कि वापस जाओ। मोजी उसे मुक्का दिखाती है और ये देखकर वो डर जाता है और बाहर चला जाता है और बोलता है कि काफी रात हो चुकी है। रास्ते पे चलते हुए गाना गाता है और चांद को देखकर बोलता है कि आज मुझे अकेले ही स्कूल जाना हो।
क्या यही मेरी किस्मत है? अच्छा हुआ उसने टियान बीट्स के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे वो बीट्स नहीं मिलते और बोलता है कि वो बीट्स कहाँ गए? मैंने तो वो बीट्स अपनी पॉकेट में ही रखे। रोते हुए बोलता है कि वो मेरा खजाना था, अब मैं बिना उनके कैसे बचाऊंगा मॉडर्न कल्टीवेटर की दुनिया। सीन चेंज होता दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर आता है। दरवाजा खोलते ही मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम कहाँ थे? तुम्हारे लिए यहाँ पर एक लड़की बहुत देर से वेट कर रही है। मिस्टर ली योंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते और बोलते हैं कि ये कोई जगह है लड़कियों को बुलाने की? अगर ये तुम्हारी फियोंसे है तो तुम्हें इससे बाहर मिलना चाहिए, तो तुम्हें अपनी फियोंसे को यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए। योंग लड़की को देखता है और अचानक से चिल्लाता है। लड़की बोलती है, हाय डार्लिंग, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुम इतनी देर से कहाँ थे? ये देखकर योंग की नाक से खून निकल जाता है। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है योंग रू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रू बोलती है कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम मुझे देखकर सरप्राइज नहीं हुए? योंग बोलता है तुम, तभी रू बोलती है कि तुम मुझे भूल गए हो। योंग बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे याद हो। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? रू बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। योंग बोलता है कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। रू क्यूट फेस बनाकर बोलती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ पर सोऊं? योंग बोलता है वो तुम, तभी रू बोलती है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे बेड पर सोऊं तो? योंग रू की बात सुनकर बोलता है कि अगर तुम इस बेड पर सोओगी तो मैं कहाँ पर सोऊंगा? तभी मिस्टर ली आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो तुम मेरे साथ सो जाओ। ये बात सुनकर योंग वहाँ से थोड़ी दूर भागता है और बोलता है कि नहीं नहीं, आज मैं नीचे सो जाऊंगा। मिस्टर ली योंग के हाथों को छूने की कोशिश करते हैं। योंग बोलता है कि मिस्टर ली आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर ली बोलते हैं कि तुम मेरे साथ सो जाओ। योंग बोलता है कभी नहीं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर रू को प्रपोज करता है और रू उसे मना कर देती है। वो लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, तुम्हारे मना करने से मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है और रोना भी आ रहा है। तभी एक लड़का आता है, उसे लात मार देता है और बोलता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और बोलता है कि फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। इस लड़की को प्रपोज करने के लिए लाइन में बाकी लड़के भी इंतजार कर रहे हैं। वो लड़का बोलता है कि आप कितनी खूबसूरत है, क्या आप मेरे साथ डेट पर चलना चाहेंगी? रू अपने सर पर हाथ मारती है और बोलती है कि ये तो सारा डांसिंग सेड्यूशन के साइड इफेक्ट्स हैं। रू के पास गुलाब वाला लड़का दोबारा आता है और बोलता है कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तभी वहाँ पर तेज रफ्तार में एक कार आती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो कार वाले से बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कार है तो तुम कहीं भी शो ऑफ कर सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? कार से सीनियर निकलता है और उसके मुंह पर पैसा फेंक कर मारता है। वो लड़का बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है पैसे से सब कुछ हो सकता है? लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल। कार के दूसरे डोर से एक आदमी निकलता है जो बोलता है कि मिस्टर योंग देखो वहाँ से मूजी आ रही है। मूजी बोलती है कि ये तो वही है। रू बोलती हाँ ये वही है। सीनियर उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि तुमने इसे गिरा दिया है, मैं इसे उठाकर दे देता हूँ। मूजी बोलती है कि ये उसका है, इतनी भी आउटडेटेड नहीं हूँ। सीनियर अंगूठी को हाथ में उठाकर मूजी से बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी? मूजी बोलती है कि तुम्हें हमेशा मेरी रक्षा और मेरी जिंदगी भर ख्याल रखना होगा, तभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक बनोगे। मुझे लगता है कि वो ठरकी लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। सीनियर रू की तरफ देखते हैं। रू बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए इसे पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करनी होगी और मेरा ख्याल रखना होगा। तभी वो फूल वाला लड़का आता है और बोलता है कि मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। को गुस्सा आता है और वो उसको मुक्का मार देती है और बोलती है कि जो सामने से लड़का आ रहा है वो ही मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लायक है। सामने से योंग आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं मूजी को ये सब कैसे समझाऊंगा। तभी वो रू और मूजी को देखता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? मूजी बड़े प्यार से बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मूवी देखना चाहती थी। रू बोलती है कि मुझसे पहले हमले की कोशिश। तभी वो योंग के गले लग जाती है और बोलती है कि डार्लिंग मैं भी तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए चलूंगी। ये सब देखकर मूजी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कुतिया कमीनी तुम मेरा बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है? रू बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब से ये मेरा है और मैं हमेशा इसके साथ ऐसे ही रहूंगी। ये सब सुनकर सारे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। सीनियर का नौकर बोलता है कि मास्टर आपको तो जलन के मारे खून की उल्टियाँ हो रही है। रू और मूजी योंग को खींचती है। रू बोलती है कि ये मेरा है। मूजी बोलती है कि सीनियर बोलता है उस कमीने ने फिर से मुझसे मेरी बंदी को छीन लिया। सीनियर गुस्से में बोलते हैं कि मैं कसम खाता हूँ अगर मैंने इसको सबक नहीं सिखाया तो मैं अपना नाम आज से उल्टा लिखूंगा। नौकर बोलता है कि मास्टर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सीन चेंज होता है और मूवी हॉल का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों बैठकर साथ में मूवी देख रहे होते हैं। वो दोनों बोलती है कि योंग मेरा है। मूवी में एक डरावना सीन आता है जिसे देखकर मूवी डर जाती है और योंग के हाथ को कस के पकड़ लेती। तभी रू बोलती है कि ये तो बेवकूफ एक्टिंग कर रही है। मूवी बोलती है कि तुम्हें तो एक्टिंग भी नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे योंग को मुझसे छीनने की? रू
रूह गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे अपनी चाल चलने पर मजबूर कर दिया है, और वो योंग को किस कर देती है। ये देखकर मूजी और ज्यादा किलस जाती है और बोलती है इस नीच इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरे योंग के गाल पर किस की, और मैं इससे हार नहीं सकती। तभी वो भी योंग को किस करने की कोशिश करती है। योंग सीट से नीचे हो जाता है, मूजी और रूह की लिप किस हो जाती है। तभी जो पीछे बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि क्या मजेदार सीन है, ऐसी मूवी को तो पक्का ही ऑस्कर मिलेगा। मूवी खत्म हो जाती है, वो तीनों बाहर आते हैं। मॉल के बाहर आने के बाद योंग बोलता है कि बारिश हो रही है, तुम मेरी शर्ट ले लो। योंग शर्ट उतार। योंग के शर्ट उतारने से पहले ही वो दोनों शर्ट खींचना शुरू कर देती हैं। खींचने के चक्कर में योंग को धक्का लगता है और वो बारिश में गिर जाता है। योंग को ठंड लगने लगती है। तभी वो दोनों योंग के पास भागकर आती हैं और बोलती हैं कि मुझे माफ करना, तुम ठीक हो ना। योंग बोलता है ये स्क्रिप्ट राइटर कितना जीनियस है, मेरी तो आंखों में आंसू ही आ गए। सुबह का सीन दिखाया जाता है। योंग मूजी से मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मूजी को ऐसा लगता है कि मेरा और रूह का चक्कर चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि उसे ये गिफ्ट पसंद आए। थोड़ी दूर चलने के बाद में योंग को सीनियर मिलता है। सीनियर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बंदी छीनने के लिए, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से उसका नौकर बोलता है कि यंग मास्टर, आप पूरे स्कूल के लड़कों की तरफ से इससे बदला ले रहे हो। सीनियर बोलता है कि मैं किसी की भी बदला लेने में मदद नहीं करता, बस मैं अपना नाम उल्टा लिखना नहीं चाहता। तभी नौकर बोलता है कि आप अपना नाम कैसे भी लिखो वो तो वही रहेगा। सीनियर बोलता है कि उस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो। लड़के मिलकर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो बॉस, इस काम में तो हम माहिर हैं। लड़के मिलकर योंग से बोलते हैं कि तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया है। योंग बोलता है कि मैं नहीं जानता। पीछे से एक लड़का बोलता है कि इससे बातें करना बंद करो, सीधा इसकी धुलाई करो। योंग बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो। वो लड़का बोलता है कि नहीं तुम ही। योंग उनसे बचने के लिए बोलता है कि पीछे देखो पोकेमोन। वो पीछे मुड़ के देखते हैं, इतने में योंग वहाँ से भाग जाता है। योंग को पकड़ने के लिए पीछे लड़के भी भाग रहे होते हैं। तभी सीनियर का नौकर पैर अड़ा देता है जिससे योंग गिरने लगता है। गिरते हुए योंग बोलता है कि मूजी का गिफ्ट। तभी सामने रूह खड़ी होती है। रूह भागकर आती है और बोलती है कि अब तुम मुझसे कोई नहीं बचोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डार्लिंग को हाथ लगाने के लिए, और वो लड़कों की धुलाई करना शुरू कर देती है। ये देखकर मूजी भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे योंग को हाथ लगाने की, और वो लड़कों की धुलाई करती है अच्छे से। एक लड़का बोलता है कि इन लड़कियों को मारो। तभी वो दोनों मिलकर उन लड़कों की छुट्टी कर देती हैं। वो दोनों योंग के पास आती हैं और मूजी पूछती है कि योंग तुम ठीक हो। रूह पूछती है कि डार्लिंग तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं। मूजी बोलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, चिंता मत करो। ये सब सीनियर देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। उसका नौकर बोलता है कि तुम्हें फिर से खून की उल्टियाँ हो रही है मास्टर यंग। सीनियर बोलता है कि मुझे पता है और मेरे साथ ये तो नाइंसाफी है, भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब मुझे मेरा नाम उल्टा लिखना पड़ा। नौकर बोलता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, रोना बंद करो, आपका नाम तो वही रहेगा, आप सीधा लिखो या उल्टा। योंग बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे चिंता गिफ्ट की हो रही थी, लेकिन गिफ्ट गिरने के बाद भी नहीं टूटा, ये बहुत अच्छी बात है। और वो मूजी को गिफ्ट दे देता है। मूजी गिफ्ट खोलकर देखती है, फिर योंग की तरफ देती है। योंग बोलता है कि पहली बार मैंने किसी के लिए गिफ्ट खरीदा है, मुझे गिफ्ट खरीदने का अनुभव नहीं, मुझे लगा लड़कियों को चिकन तो पसंद आता होगा। मूजी पीछे मुड़ जाती है। तभी योंग बोलता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसे बदलकर कुछ और ले आऊंगा। ये सब देखकर रूह को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऊपर उसके मास्टर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि रूह मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एपिसोड 6 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है योंग और मूजी जा रहे होते हैं। योंग बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने पहले तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। उन दोनों की नजर रूह पर पड़ती है। मूजी रूह को देखकर बोलती है कि यहाँ पर भी आ गई, और योंग सोचता है कि ये अकेली है, हमेशा मेरे जैसे। ये सोचने के बाद योंग मूजी से कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी मूजी उसके मन की बात समझ जाती है और बोलती है कि तुम जाओ। योंग रूह के पास भागकर जाता है और उसे रोकता है। रूह बोलती है तुम्हें क्या चाहिए। योंग बोलता है कि हम दोस्त बन सकते हैं, वैसे भी कहावत है कि दोस्ती की शुरुआत तो लड़ाई से ही होती है, और हमने साथ में मूवी भी देखी थी। तभी रूह को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अगर तुम्हारा लेवल बड़ा न होता तो अब तक मैं तुम दोनों को मार चुकी होती, और बोलती है कि मैं तुम्हारे पास इसीलिए आई कि तुम मेरी रक्षा कर सको। अपना हाथ रूह की तरफ बढ़ाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँ। रूह को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम्हें यह मूजी ने भेजा है मुझे चिढ़ाने के लिए। योंग बोलता है कि तुम उसे गलत समझ रही, मैं उसकी पुरानी यादों में जाकर आया हूँ। वह अपने परिवार की मौत के शोक में अभी तक वहाँ रो रही थी।
वो इस खूंखार दुनिया में अकेली है और वो भी अकेलेपन को महसूस करती है। योंग रूह को समझा रहा होता है पर रूह समझती नहीं है और बोलती है मुझे तो लगता है कि वो एक बस घमंडी औरत। योंग बोलता है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बहुत ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करती है, फिलहाल वो सिर्फ मुझ पर भरोसा कर सकती है। रूह बोलती है कि तभी तुम उसकी रक्षा करते हो। योंग बोलता है कि मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा, अगर तुम खतरे में हुई तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ये सुनकर रूह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी मुझे उसके पीछे आती है और बोलती है कि उसे जाने दो, ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ वरना मुझे जलन होगी। योंग बोलता है कि ऐसा नहीं है। सीन चेंज होता है, एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की एक लड़के को हक करती है और लड़का बोलता है कि ये सब करने का अभी टाइम नहीं है। लड़की बोलती है कि घबराओ मत, यहाँ पर कोई नहीं आएगा और मुझसे अब रहा नहीं जाता। डार्लिंग मुझे किस करो ना। तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो दोनों मास्टर को देखकर डर जाते हैं। मास्टर बोलते हैं कि तुम अपनी ठरक को कम नहीं कर पा रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर ठर की बातें कर रहे हो, तुम दोनों मेरे कल्टीवेशन के बीच में आ रहे हो। तभी वो लड़का मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मास्टर उसका गला पकड़कर उसे दबा देता है और वो लड़का मर जाता है। तभी लड़की भी डर जाती है और मास्टर लड़की को भी मार देते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फ्रेड आर्ट का ब्रेक थ्रॉट इतना ही नजदीक होगा। एक रूह नाम की फसल है जिसे मैं बरसों से उगा रहा हूँ, आखिरकार वो बनकर तैयार हो गई है। रूह इधर उधर भटक रही होती है। तभी मास्टर वहाँ पर आ जाते। रूह से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें जो काम दिया था तुमने वो पूरा कर दिया क्या। रूह बोलती है कि मैं फेल हो गई हूँ, आपको निराश करने के लिए मुझे माफ कर देती है कि मैं उसे मारने ही वाली थी, तभी उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई इसलिए मैं उसे हरा नहीं। ये सुनने के बाद रूह चौंक जाती है और वो मास्टर को कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी मास्टर बोलते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर तुम उनके साथ रहो और उन पर नजर रखो। मास्टर बोलते हैं ठीक है, मैं इन दोनों के शरीर का खून चूस लूंगा तो मेरा थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा और 10 दिनों के अंदर मैं उन दोनों कल्टीवेटर को मार दूं, कोई मेरे अस्तित्व को पहचान ना पाए। रूह बोलती है जी माँ। रूह वहाँ से जाते वक्त सोचती है कि अगर इसका फ्राइड आर्ट पूरा हो गया तो ये उनके साथ मुझे भी मार देगा और मास्टर उन दोनों के शरीर को खा जाता। आधी रात में योंग रूह को ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि वो कहाँ चली। तभी उसके पास रूह आती है और वो रूह की तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने इतनी आधी रात को मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। रूह की तरफ आगे बढ़ती है। योंग बोलता है रुक, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। रूह बोलती है कि तुम्हें मेरे ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं आया। योंग बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं है। रूह बोलती है तो तुम्हारा कैसा मतलब है और वो अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देती है। योंग अपनी आंखों पर हाथ ढक लेता है। रूह बोलती है कि तुम मेरा शरीर नहीं देखना चाहते। योंग बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं सिर्फ मोजी से प्यार करता हूँ और मैं मोजी को धोखा नहीं दे सकती। रूह बोलती है कि तुम भी मुझे अपनाना नहीं चाहती। रूह को गुस्सा आ जाता है। रूह अपनी तलवार निकालती है और योंग पर वार करती है और बोलती है कि तुम भी मुझ पर वार करो। योंग बोलता है कि नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। योंग बोलता है रुक जाओ, ऐसा मत करो। रूह बोलती है कि तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम मेरी रक्षा क्या करोगे, तुम तो खुद की भी रक्षा नहीं कर पा रहे, वरना तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे अगर तुमने अपनी एनर्जी का यूज नहीं किया। योंग बोलता है कि मैं अपने दोस्तों से कभी नहीं लड़ूंगा। रूह बोलती है कि फिर तुम मरो। वो योंग पर हमला करती है लेकिन योंग उस पे पलटवार नहीं करता है तो वो उसके पास जाकर रोती है और बोलती है कि तुमने अपनी स्प्लिट एनर्जी का यूज क्यों नहीं किया। रूह योंग के गले रखकर रो रही होती है। योंग बोलता है कि मैंने अपनी स्प्लिट एनर्जी का यूज तुम सबकी रक्षा करने के लिए किया है और मैं तुम पर इसका वार कभी नहीं करूँगा। योंग बोलता है कि बाहर आ जाओ मोदी, अब सब ठीक है। मोदी बोलती है कि तो तुम्हारी लवर भी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली अभी तक। योंग बोलता है कि कैसी बातें कर रही हो, हम तो सिर्फ दोस्त हैं और वो दोनों दूर हो जाते, तुम चुप रहो, चलो मुझे रूह से बात करनी है। रूह बोलती है कि अगर मैंने तुम दोनों को 10 दिन के अंदर नहीं मारा तो मास्टर तुम दोनों को मार देंगे। योंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रूह बोलती है कि मुझे डर नहीं लगता लेकिन मैं तुम्हें फिर से मारने की कोशिश कर सकती। बोलती है तो तुम कोशिश करके देख लो। रूह बोलती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बताने आई थी कि मेरे मास्टर ने तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को महसूस किया था। मुझे बोलती है कि अगर हम रूह के हाथों मारे गए तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी और रूह अगर हमारे हाथों मारी जाती है तो उसके खुफिया प्लान जारी रहेंगे। अगर हम तीनों जिंदा रहते हैं तो रूह उनके पास वापस नहीं जा सकती। रूह बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि स्कूल की क्वीन का IQ उसकी खूबसूरती के विपरीत होगा। मुझे बोलती है कि निराश करने के लिए माफ करना। योंग बोलता है कि रूह के मास्टर तो ताकतवर बंदा है। रूह बोलती है इतना ही नहीं, मास्टर जल्दी कोर फाउंडेशन के मिडिल स्टेज पर पहुँचने वाले हैं, वो हम सबको एक साथ
तक मार देगी। योंग बोलता है कि अब तो हमारा खेल भी मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर ध्यान में बैठे होते हैं और बोलते हैं कि अब मेरा कल्टीवेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बस मुझे अब उन दोनों कल्टीवेटर्स का खून चाहिए। मेरे कल्टीवेशन के 10 साल बच जाएंगे, जल्दी मैं कोर फाउंडेशन के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि योंग बोलता है कि हमारी प्रॉब्लम उस इंसान से है जिसने रूह को इतने टाइम से बहकाया हुआ है। क्या तुम उस आदमी के खिलाफ जाना चाहती हो? ये तो नियमों के खिलाफ होगा। तभी मूजी बोलती है कि यह आधुनिक कल्टीवेटिव की दुनिया में जहाँ एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट जैसा रिश्ता है ही नहीं। योंग बोलता है कि तुम अपने मास्टर के साथ बचपन से ट्रेनिंग कर रही होगी। तभी रूह सोच में पड़ जाती है और वो अपने बचपन की यादों में चली जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मैं एक छोटे से गाँव में रहती हूँ। और दिखाया जाता है कि छोटी सी रूह लकड़ियां तोड़ रही होती है। तभी उसके पापा आते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। रूह भागकर उनके पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। उसकी मॉम रूह को लंच देती है और बोलती है कि अपने दोस्तों के साथ खेलते वक्त तुम फिर से अपने कपड़े गंदे मत करना, वरना मैं तुम्हारे को बहुत ज्यादा डांटूंगी। रूह अपने माता पिता को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसे बच्चे देखकर बोलते हैं कि देखो देखो वो कितनी अजीब मॉन्स्टर है, उसे देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और उस पे हंसते भी हैं। रूह उनके पास आके बात करने की कोशिश करती है। तभी बच्चे बोलते हैं कि तुम कितना भी क्यूट बनने की कोशिश कर लो, लेकिन हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुम एकदम मॉन्स्टर जैसी दिखती हो। रूह को उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि इन्हें माफ कर दो, रहने दो, चलो छोड़ो। लेकिन वो बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारते हैं। फिर उससे रहा नहीं जाता और वो उन सबकी पिटाई कर देती है। रूह बोलती है कि तुम जैसे बच्चे मेरे दोस्त नहीं हो सकते, मेरे दोस्त तो बहुत ज्यादा दयालु होंगे। तभी ये बातें सुनकर बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है, मेरे पिता नी गैंग के हैं, वो तुम्हें सबक सिखाएंगे, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करवाता हूँ अपने पिता से बोलकर। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि रूह एक नदी के पास आती है, जहाँ पर एक जलपरी होती है जिसे चोट लगी होती है। रूह उसको दवाई लगाती है और बोलती है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। जब तुम मुझे इस नदी के पास मिली थी तब मुझे लगा था तुम मर ही चुकी हो, लेकिन नहीं, तुम जिंदा थी। लो, मैंने ये अपनी मम्मी से कहकर तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम पेट भरकर ये खाना खाओ, तुम पूरी तरह से जल्दी ठीक हो जाओगी अगर इतना अच्छा अच्छा खाना खाओगी तो। रूह और जलपरी इतनी ज्यादा क्लोज दोस्त बन जाते हैं। रूह से बोलती है कि अगर तुम कल्टीवेटर करके इंसान बन जाओगी तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा बातें कर पाऊंगी, तुम्हारे साथ गेम खेल पाऊंगी। एक दिन मैं तुम्हें पहाड़ियों से नीचे अपने गांव ले जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी तुम कितनी प्यारी मेरी दोस्त हो और तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती हो। रूह बोलती है कि अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे, ये मैंने सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मास्टर बोलते हैं कि हे बच्ची, तुम अपने मन की खुद ही कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में एक बात कहना चाहूँ। वो बोलते हैं कि तुम उस मॉन्स्टर से दूर रहो। रूह बोलती है क्या? मास्टर बोलते हैं कि वो मॉन्स्टर की वजह से तुम अपना सब कुछ खो बैठोगी। रूह डीमन से मिलने जा ही रही होती है। तभी वो बोलती है कि मैं उसकी झूठी बातों पर विश्वास क्यों करूं कि मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगी। तभी वो अचानक से किसी को देखती है और गिर जाती है। वो डीमन वहाँ लोगों को मार रही होती है। तभी उनमें से कहता है ये तो एक चाइनीज डीमन योगी कहलाता है, ये तो सबको मार देगा। वो डीमन पूरे शहर में तबाही मचा देता है और वो बहुत ज्यादा घबराकर वहाँ से भागती है। तभी वो अपने गाँव की तरफ देखती है और सारा गाँव जल रहा होता है। रूह अपने गांव में आती है, देखती है कि पूरा गांव तबाह हो गया है, जल गए हैं, बहुत से लोग मर गए हैं। रूह अपने माता पिता को ढूंढ रही होती है। वो बोलती है कि पापा मम्मी आप कहाँ हैं, मैं आपको ढूंढ रही हूँ। ढूंढते अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है और वो उन्हें मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है कि मेरी गलती है, मेरी वजह से आप लोगों की जान गई है। तभी मास्टर बोलते हैं कि ये सब तो किस्मत का खेल है, जो लिखा था वो तो होना ही था। मास्टर रूह को बताते हैं कि माना कि हम सब स्नेक स्प्रिट को घायल करने में कामयाब हुए, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए। उसने पूरे गांव में तबाही मचा दी और लोगों को मार दिया। खांसी आती है और रूह मास्टर के पास भागकर आती है और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ कर दो। मास्टर बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा समय नहीं है, वो स्नेक स्प्रिट जंगल की तरफ गई है। इतनी ही बात बोलते हैं मास्टर, तभी वो जमीन पर गिर जाते हैं। रूह रोकर बोलती है कि ये सब गलती मेरी है, मेरी ही वजह से सब हुआ है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक लकड़ी को हाथ में डीमन को मारने के लिए चल देती है। मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। वे रूह उस स्नेक के जो घर होता है उसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बदला लेना है। तभी वहाँ से कोई एक आदमी बाहर आता है जो बोलता है कि बच्ची तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहती हो। रूह बोलती है स्नेक स्प्लिट तुम्हारी वजह से मेरे गांव में बहुत लोगों की जान गई है और मैंने बहुत कुछ खोया है, मैं तुमसे बदला लेना चाहती हूँ। तभी वो इंसान बोलता है कि मुझे आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है। वो बोलते हैं कि मैं उस स्नेक और डीमन से तुम्हारे गांव की रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन पूरे गांव के जलने के बाद और मर जाने के बाद भी ये बच्ची जिंदा है और तुम्हें जिंदा ही रहना होगा।
रूह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है कि तुम हट जाओ, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटते तो वो उन्हीं पर वार करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से डंडा भी छूट जाता है। तभी मास्टर बोलते हैं कि पूर्णिमा की रात स्नेक स्प्लिट और भी ज्यादा ताकतवर होती है, तुम्हारी जान चली जाएगी अगर तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए जाओगी। वो इतनी ज्यादा ताकतवर है कि तुम उसे हरा नहीं सकती, लेकिन ली फायर एक खास हथियार है जिससे तुम उसे हरा सकती हो, लेकिन उसे हासिल करने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। मास्टर बोलते हैं कि वो हथियार मेरे पास है, मैं तुम्हें वो हथियार दे सकता हूँ, और वो रूह को हथियार दे देते हैं। रूह वो हथियार लेकर मारने के लिए चली जाती है डीमन को, और डीमन को ढूंढने के लिए उसी के खून का इस्तेमाल करती है। जहाँ जहाँ डीमन के खून के निशान पड़े होते हैं वो डीमन को ऐसे खोज लेती है। वो वहाँ जाकर बोलती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे पूरे गाँव को मार दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन जब वो डीमन की तरफ देखती है तो वो स्नेक स्प्लिट बहुत ज्यादा घायल होती है। उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो स्नेक स्प्लिट उस पर वार कर रहा होता है। तभी रूह उसको चाकू मार देती है और बोलती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। वो स्नेक स्प्लिट रूह पर वार करने नहीं, रूह को दवाई लगाने के लिए आई थी, और लेकिन रूह को लगता है कि वो उस पे वार कर रही है तो वो उसे मार देती है। तभी वो उसके कंधे पर गिर जाती है, को गले लगाकर बहुत ज्यादा रोती है और बोलती है कि मेरी दोस्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और वो और ज्यादा रोने लगती है। रूह अंधेरी रात में अकेले चल रही होती है। तभी उसके सामने मास्टर आ जाते हैं और वो बोलती है कि आप इमोर्टल हो, आप मेरे गाँव को बचा सकते हैं, प्लीज आप इमोर्टल हो तो मेरे गाँव को बचा लीजिए। किसी की मृत्यु, किसी का जन्म, किसी का पुनर्जन्म, ये तो स्वर्ग के बनाए हुए नियम है। किसी को पुनर्जीवित करना स्वर्ग के नियमों के खिलाफ होगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तभी रूह बोलती है कि लेकिन मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं कहाँ पर जाऊँ? तो मेरे पास सिर्फ मेरा दर्द ही बचा है और कुछ नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ? तभी मास्टर आते हैं, उसके सर पे हाथ रखकर बोलते हैं कि क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनकर मेरे साथ कल्टीवेटर के रास्ते पर चलना चाहोगी? मास्टर बोलते हैं कि ऐसे तुम्हारे दिल में दर्द भी नहीं होगा। तभी रूह बोलती है कि क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं इमोर्टल बनने से मेरे दिल का दर्द नहीं होगा? मास्टर उसे बताते हैं कि कल्टीवेटिव के अंदर कोई भी भावनाएं नहीं होती, कोई भी भावना उन्हें तोहके से नहीं भटका सकती, उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। रूह बोलती है कि मास्टर आपको मेरा प्रणाम, मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद में मैं मास्टर के साथ कल्टीवेशन की राह पर चलने लगी। एक दिन जब मैं मास्टर के साथ कल्टीवेशन की ट्रेनिंग कर रही थी, तब मैंने देखा कि मास्टर एक एविल कल्टीवेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि उनका मेरी तरफ देखने का नजरिया भी बदल गया था, मानो जैसे अपने शिकारी शिकार की तरफ देख रहा हो। ऐसे मास्टर मुझे आजकल देखने लगे हैं। रूह एकदम से डर जाती है और वो अपने प्रेजेंट में वापस आ जाती है। तभी योंग बोलता है कि रूह तुम ठीक हो? रूह बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। रूह उन दोनों को बताती है कि इस तरह का एविल आर्ट आम लोगों के खून का इस्तेमाल करते हैं और कल्टीवेशन का लेवल बढ़ाने के लिए करते हैं। दूसरी तरफ कल्टीवेशन के खून का इस्तेमाल करके वो एक दिन एक लेवल से दूसरे लेवल पर आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए कल्टीवेशन का खून उनके लिए एविल आर्ट के लिए किसी टॉनिक के जैसा होगा, और उनका लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, उनमें और ज्यादा पावर और एनर्जी आ जाएगी। तभी मूजी बोलती है कि अगर वो तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पिएंगे तो वो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तभी रूह बोलती है कि वो कोर फॉर्मेशन के लेवल की स्टेज पर हैं। एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।